कांग्रेस के हार का कारण उसका और कॉन्फिडेंस था। आप पे आरोप लगते हैं कि आप बीजेपी के भक्त, बीजेपी का ज्यादा फेवर दिखाते हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जन्म पत्री को जरूर देखें, उसमें एक योग था जो 19 तारीख के बाद बहुत खराब योग बनता था। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। और फिलहाल चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का गठन, मंत्रियों की शपथ और मंत्रियों को महकमे मिलना, यानी कि अपने अपने पोर्टफोलियो जो है वो मंत्रियों को मिल चुके हैं। और सीएम की शपथ से लेकर हर नेता अब अपने जो है आने की रणनीति, आगे की राजनीति डिसाइड कर चुका है। खास करके बीजेपी नेताओं की बात करें, कांग्रेस अभी विपक्ष का नेता जो है वो नहीं चुन पाई है, नेता प्रतिपक्ष। तो फिर आने वाले वक्त में क्या कुछ माहौल रहने वाला है, उन सब मुद्दों पे तो हम आपके साथ चर्चाएं लेकर के आते हैं। लेकिन ये सरकार बीजेपी की बनेगी, ये सवाल किसी के मन में नहीं था। सबके दिमाग में यही था कि कांग्रेस सरकार बना रही है। एग्जिट पोल ने दिखाया कि 50 से 62-65 सीटें आ रही हैं और यहाँ पर कांग्रेस एक तरफा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही थी हरियाणा में। वहाँ एक व्यक्ति, एक चेहरा, जगदीप शर्मा, स्टेप अप जेसर करके अपना वेब पोर्टल चलाते हैं। हरियाणा के नामी ग्रामी पत्रकार हैं और डिजिटल पत्रकारिता में इनका एक अलग 2019 के बाद चर्चाओं में आना और उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं इन पर आरोप भी लगते रहे बीजेपी भक्ति। और इस दौरान भी इन्होंने दिखाया था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत या उसके आसपास 40 सीटों के आसपास 35 से 40 या 42 सीटें लेकर के आएगी। तो फिलहाल जगदीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी भाई साहब। पहले तो यही पूछूंगा, आज ये सवाल मैंने किरण चौधरी से भी पूछा था जी, कि आप बीजेपी में गई, क्या कोई ज्योतिषी का ज्ञान रखती हैं कि आपको लगता था कि बीजेपी डूबता जहाज है या फिर बीजेपी तैरता जहाज है? तो उन्होंने हंसी में और एक रिप्लाई भी किया। तो मैं आपसे भी पूछूंगा, कोई ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं या एग्जिट पोल के सबके या पत्रकारों की जो राय थी उनके खिलाफ आप बोल रहे थे और आपका प्यार मोहब्बत बीजेपी की प्रति ज़्यादा थी? इस मामले में ना, अगर आपने बात करी ज्योतिषी की, ज्योतिषी का ज्ञान है मुझे, ऑनेस्टली है, शास्त्री करके ज्योतिषी का भी ज्ञान है। अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जन्म पत्री को जरूर देखें, उसमें एक योग था जो 19 तारीख के बाद बहुत खराब योग बनता था। वो कहीं ना कहीं राजनीति का योग बिल्कुल नहीं था, कतई नहीं था। और जिसने उन्हें लगता भाई जगदीप झूठ बोल रहा है, सीरियसली यह बात कहूँ मैं, सीरियसली आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जन्म कुंडली जरूर देखें अगर किसी ने पता तो। रही बात दूसरी, अब हरियाणा में क्या होना था क्या नहीं, पूरा ऑलमोस्ट मीडिया, अधिकतर मीडिया यही कह रहा था कि कांग्रेस आएगी। तो हम भी देखा ही हैं मार्केट में, आप भी घूमो हो, मैं भी घूमो हूँ, हम देखते ही हैं। और जब 8 तारीख को रिजल्ट आना था तो 7 तारीख को मैंने पूरे हरियाणा में लगभग 150-200 फ़ोन किए थे। आपके पास भी फ़ोन किया था मैंने, सबके पास फ़ोन किया, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे वो भाजपा का, चाहे कांग्रेस का, न्यूट्रल सबसे जानने की कोशिश करी। तो वहाँ पे मेरे को ये लगा कि भाई कांग्रेस सरकार नहीं आ रही है। अब कांग्रेस सरकार नहीं आ रही है तो क्या हो रहा है, और जो इतनी मीडिया दिखा रहे हैं, या तो मैं उसी भाव में बह के जैसे और मीडिया ने कह दिया मैं भी ऐसे ही कह दूं, या तो वो ऑप्शन बचता है, या वो ऑप्शन बचता है कि जहाँ पे जगदीप को दिख रहा भी ऐसा नहीं होगा तो वो जगदीप को बोल देना चाहिए। तो मैंने वही बोला। मान लो मैं गलत भी होता तो मुझे संतुष्टि होती है, ठीक है मेरे आंकड़े थे, गलत हो गया, क्या सुधारेंगे। तो मैंने अपने स्तर पे अपनी ही गलती या खुद सही हूँ वो उसी संतुष्टि खातर भाई मने नू लगा है कि भाजपा 44 सीटों तक तो जाएगी, कांग्रेस किसी भी हालत में भाजपा से आगे नहीं रहेगी, 5-7 सीटें कम रहेंगी। तो यही आंकड़ा मेरा निष्कर्ष निकला था और मैंने इस पर वीडियो बना दी थी। और मैंने ये भी कह दिया जिसने गाली देनी है दे लो। अच्छा, ये शब्द आप ज़्यादातर बोलते हो क्योंकि आप पे आरोप लगते हैं कि आप बीजेपी के भक्त, बीजेपी का ज़्यादा फेवर दिखाते हो। बीजेपी वालों से रियल में वैसा अटैचमेंट है या आप पे आरोप ही लगते हैं? मेरे घर में अगर आप बात करो, दुष्यंत जी भी आए थे, दीपेंद्र जी भी आए थे और भाजपा के भी 1-2 नेताएं हैं। अब कोई अगर ये कहे ये बीजेपी का है, कांग्रेस का है, अब मेरे कहने से अगर सरकार में फ़र्क आता है तो फिर कांग्रेस को भी सोच लेना चाहिए जगदीप से ऐसा को आए, या भाजपा को लोकसभा में ऐसा को आए, या किसी भी पार्टी दुष्यंत को ऐसा सोच लेना चाहिए। अगर मेरे कहने से वो फ़र्क पड़ रहा है, जो वास्तविकता है धरातल पे, अगर मैं वही नहीं बोलूँगा तो फिर चाहे कोई कुछ बोलता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैंने, अब आपने कहा पत्रकारिता, मैं एक सिंपल सा यूट्यूबर हूँ यार,
पत्रकारिता मेरे को पता ही नहीं, शायद पत्रकारिता किस तरीके से होती है, लेकिन मेरे को ये पता है कि धरातल पे क्या हो रहा है, धरातल पे मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ। तो मैं उसी हिसाब से मैं काम करता हूँ। और वही चीज़ देखने को मिली कि सच में ही भाजपा इतना लूज नहीं कर रही है जितने दिखा रहे हैं। भाई 50 से तो गिनती कांग्रेस की शुरू होगी, हो सकता है भाजपा की 9 से दहाई का भी आंकड़ा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने एक एक सीट पे डिटेल ली भी, कहाँ से क्या हो सकता है। इनफैक्ट मेरे पास जो एक्यूरेट रिपोर्ट आई थी वो 51 सीटों की आई थी भाजपा की। फिर मैंने सोचा यार कभी ज़्यादा ही हो जाए, मैंने थोड़ा सा 44 सीटों तक रखा और कांग्रेस का कहा था, कांग्रेस की सीटें भाजपा से 5-7 कम ही रही, तो वो एक निष्कर्ष निकला था। लेकिन जो पिछले आपके प्रेडिक्शन रहे हैं लोकसभा की बात करें या लोकसभा से पीछे भी जाके हम बात करें, वो आपकी कहीं ना कहीं फेल होती दिखी है। पिछला 2019 के इलेक्शन या फिर बड़ौदा बाई इलेक्शन की बात कर लें, बड़ौदा बाई इलेक्शन मैंने कहीं किसी वीडियो में नहीं कह रखा कि भालू हारेगा। वोटिंग से 7 दिन पहले मैंने ये कहा था कि योगेश्वर दत्त इलेक्शन नहीं जीतेंगे, हारेंगे। ये मेरे पास वीडियो है। दूसरी बात रही लोकसभा की, लोकसभा में वही मीडिया ये भी कह रही थी कि भाजपा की 2-3 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस 8-9 सीटें जीत सकती हैं। मैंने 2 में डाउट रखा था, बाकी और जो सीटें भाजपा आ रही है वो 15-20 हज़ार वोटों से आ रही है। अब 18-20 लाख का अगर 15-20 हज़ार से आ रही है तो मैं उसको ये नहीं मानता कि ज़्यादा सा नुकसान, मतलब ज़्यादा से मेरी कैलकुलेशन गलत हुई है। अगर मैंने मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने संघ की बहुत सारी काउंटिंग माननी थी, भाई ऐसा होगा, तब संघ बैकफुट पे था तो नहीं आ पाई, इसलिए भाजपा हार गई। नहीं तो कम से कम 8 सीटें तो भाजपा तब भी जीत रही थी लोकसभा के हिसाब से। तो आपको लगता है कि इस इलेक्शन में संघ ने पूरा जोर जी जान लगा? अब जो जीती है वो संघ के कारण जीती है, मोदी इफेक्ट नहीं था। अब की बार हरियाणा में पिछले बार विधानसभा में मोदी साहब की 10-12 रैलियां थी, अब मात्र 4 रैलियां हैं। तो जहां पे मीडिया ये भी कह रहा था भाजपा हारने का कारण ये है कि मोदी की कम रैलियां, रोड शो होने चाहिए थे, रोड शो नहीं करवाए। अब की बार अहम भूमिका थी संघ की, आरएसएस की। उसने धरातल पे काम किया, उसने जो वो कहते पन्ना प्रमुख वो एक्टिव किए, तो भाजपा जीत गई। अच्छा, बीजेपी का अब नए मंत्रिमंडल की बात करें, मोस्टली नया है। और अगर बात करें सीएम की, सीएम भी एकदम नया ही है, पीछे एक एक्सपेरिमेंट था। नायब सिंह सैनी बीजेपी के लिए कैसा एक्सपेरिमेंट रहेगा? नया मंत्रिमंडल, नए लोग आए हैं, ये कितना एक्सपेरिमेंट सिद्ध रहेगा? देखो मैं आपको है ना नायब जी के बारे में बताता हूँ। हमारे यहाँ पे राजनीति या तो जाट कौम करती है, या ब्राह्मण कौम करती है, या फिर एससी कौम करती है। अब उसके बाद खट्टर साहब आए, पंजाबी कौम राजनीति में एक्टिव होगी। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि ओबीसी के अंदर सैनी समाज इतनी प्रबल एक्टिव में आएगा। मात्र 3% या 2%, माफ़ करना भाई अगर कोई कुछ गलत बात बोला गया तो, मात्र 2 या 3% हरियाणा में सैनी समाज है। उन्होंने वो वर्चस्व दिखाया है पूरे हरियाणा में, वो वर्चस्व दिखाया है। उसने हर उस व्यक्ति को वोट दी, चाहे वो उसकी कौम का था या नहीं था, चाहे वो किसी भी समाज का था। उनका टारगेट ये था हमारा सीएम बनना चाहिए। उन्होंने पांचवी कौम ऐसी साबित कर दी कि भाई हाँ यहाँ पे ओबीसी समाज है, नहीं तो ओबीसी समाज बोलता बहुत कम था। हरियाणा के अंदर 22 से 25% जाट वोट हैं, लगभग 8-10% ब्राह्मण वोट हैं, और इस तरीके से वोट हैं। तो वो तो अपने आपको दिखाते हैं भाई हाँ हम हैं, ओबीसी नहीं दिखाता था। अब की बार ओबीसी में सैनी समाज का इतना दम दिखाया, इतना ताकत दिखाया कि और सभी की आवाज़ कम दिखी। तो उनका एक सबसे शानदार तरीका था, एक्टिव थे, जुनून था उनके अंदर। उसके बाद फिर और सारी बिरादरियाँ, 36 की 36 बिरादरियों ने समर्थन दिया, उनको सपोर्ट किया। उनका जो 56 दिन का था, 56 दिन का 56 इंच का सीना नायब सैनी जी ने दिखाया। और सच में जहाँ पे मनोहर लाल खट्टर जी की बात करा तो उनका काम क्या था, वो रणनीतिकार बहुत अच्छे थे, लेकिन लोगों से डिस्टेंस बना के रखते थे। हमारे नायब साहब की खासियत ये है, ये आदमियों के बीच में घुसते हैं। लोगों को वो चीज़ पसंद आई, जहाँ पे 10 साल डिस्टेंस में रहे। अब अचानक एक ऐसा मुख्यमंत्री आया कि भाई लोगों के बीच में, अरे ये तो अपना वर्गा लगा है, अरे ये तो आदमी काम का है, ये तो साल पहले आना चाहिए था। जब लोगों की ये बातें चली ना, यार नायब सैनी अगर 1 साल 1.5 साल पहले आ जाता ना तो भाजपा आ जाती। इसका मतलब लोगों की इच्छा बन गई, भाई ये आना ही चाहिए। ये एक बड़ा कारण था भाजपा की जीत का। आपू का
कितना और कहाँ तक के ये सही लगता है? बीजेपी के सीएम जब ओथ लेने से पहले नायब सिंह सैनी ने अनाउंस किया था कि शपथ बाद में लूँगा और नौकरियाँ जो पीछे की हैं रिजल्ट पेंडिंग, वो नौकरियाँ मैं लोगों तक नियुक्ति पत्र पहुंचा दूंगा। और इससे कितना बेनिफिट हुआ? 24-25 हज़ार युवा जिनको नौकरी मिली है एकदम से ओथ लेते ही। हरियाणा में आने वाला 5 साल का वक्त नायब सैनी का कितना पॉजिटिव साबित होगा? लोगों के विकास के काम होंगे आपको लगता है, या सिर्फ एक कोरी राजनीति है? लोगों को एक बार इस भरोसे में रख दिया, लॉलीपॉप दे दिया 25,000 नौकरी आने वाले वक्त। ओथ ये ली अभी 2-4 दिन पहले, रिजल्ट आया 8 तारीख को, 7 तारीख को, तो रिजल्ट आते ही वो एक्टिव हो गए, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया लोगों के बीच में, और बहुत सारे काम उन्होंने डे बाय डे करे। बड़ी बात, संघ की जो मीटिंग होती थी, मीटिंग्स में नायब जी गए हैं, और जितने विधायक थे सभी संघ की मीटिंग में, शाम तक 5-6 बजे तक एग्जैक्ट पोल आ चुका था, 8 बजे संघ की मीटिंग शुरू होगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब उनके काम करना है, काम करने के लिए आए हैं। वो आज 2029 नहीं देख रहे, 2034 पे टारगेट है। अभी तो कांग्रेस अपनी टीम बनाएगी, अभी तो उनका एलओपी तैयार नहीं हो पाया, अभी उनका अध्यक्ष नहीं बन पाया, अभी तो गुटों में फंसे पड़े हैं। अभी तो वो सोचे कि एलओपी हम हुड्डा गुट का बनाएं, अध्यक्ष हम सैलजा गुट का बनाएं, वो तो इसी भटके। इधर तो भाजपा ने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया, वो बहुत बड़ी तैयारी पे हैं, और वो कांग्रेस तो अभी कुछ कर ही नहीं पा रही है। अभी तो लोग कांग्रेस की चुटकियां ही ले रहे हैं। भाजपा इन 10 दिनों में, रिजल्ट आने के 10-12 दिनों के बीच में बहुत बड़े स्तर पर काम कर चुकी है। नौकरियां मिलेंगी? नौकरियां तो देखो, नौकरियों के विषय में मैं आपको बताता हूँ। 3.5-4 लाख हरियाणा के अंदर टोटल सरकारी नौकरी है, टोटल सरकारी। 1,40,000 के लगभग भाजपा ने नौकरियां दे दी हैं, 25,000 ये दे दी हैं, लगभग 1,60,70,000 नौकरियां हो चुकी हैं। अभी इतनी रिटायरमेंट भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब वो और नौकरियां कहाँ से प्रोवाइड करेंगे मेरे को नहीं पता। तो जो 2 लाख का दावा किया जा रहा है, 2 लाख नौकरियों की बातें, वादा, देखो कितनी रिटायरमेंट होनी चाहिए। मेरे ख्याल से 2 लाख का वादा तो किया था हुड्डा साहब ने, भाजपा ने किया था कि नहीं किया था मुझे नहीं पता, लेकिन इतना रोजगार पैदा होगा 2019 से 2024 के बीच में, जो भाजपा की बहुत बड़ी मिस्टेक रही है, अब उनको बहुत बड़े स्तर पर सुधारा जाएगा। बहुत सारा काम, बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारा मैन पावर का काम अब हरियाणा में होगा। अभी मात्र 12-13 दिन तो हुए हैं, शपथ को 2-3 दिन तो हुए हैं, अभी काम चल रहा है। विधायक जी ने, मुख्यमंत्री साहब ने सभी विधायकों को मंडी में भेज दिया। आज तो कभी सोच नहीं पाया ये बात, कोई भी व्यक्ति नहीं सोच पाए, एक दिन में सारी धान उठवा दी उन्होंने। मुख्यमंत्री साहब का बयान आता है, जितने बड़े बड़े गुंडे हैं अब उनको खत्म कर दिया जाएगा, चाहे तो काम धंधा छोड़ दो, ये गलत काम, या छोड़ कर भाग जाओ या सुधर जाओ। इधर से मैंने राव नरवीर जी का एक प्रोग्राम देखा, वो कर्मचारियों की मीटिंग ले, उनको डांट रहे हैं, नीत तक काम कर लो भाई। डायलॉग तो सब करते हैं, इतना जल्दी कैमरे के सामने तो सब बोल देंगे, अब नए बने हैं सब लोग बोलेंगे, लेकिन धरातल पे क्या लगता है? क्योंकि हरियाणा में अगर धरातल पे नहीं काम करेंगे तो सफाया हो जाएगा उनका। क्राइम रेट आपने देखा होगा जितना बढ़ा है, जितना तीव्रता के साथ हरियाणा में बढ़ रहा था, और चीज़ों की बात करें तो हरियाणा में आपको लगता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार इन पे हावी होगी? जैसे यूपी का कहा जाता है, बहुत सारे लोग हमारी वीडियोज़ के नीचे कमेंट में लिखते हैं कि सीएम हमें यूपी जैसा चाहिए जब क्राइम कहीं पे होता है। तो आपको लगता है उसी तर्ज पे अब यहाँ पे काम होंगे? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोग कहते हैं कि हरियाणा के अंदर क्राइम रेट बढ़ा है, लग तो यही रहा है कि हाँ सच में गुंडागर्दी बढ़ी है, कहीं भी गोलियाँ चला दी, कहीं भी कुछ, इस टाइप की थ्रेटिंग बहुत चल रही है। लेकिन इसके पीछे की एक और सच्चाई है, आज कोई भी व्यक्ति दुखी है तो जाके एफआईआर कटवाता है। पहले मुझे ऐसा लगता है कि एफआईआर इतनी नहीं कट पाती थी, कहीं ना कहीं दबाव होता था किसी चीज़ का, आज वो दबाव नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति रेडी वाले को धमकी देता है तो रेडी वाला पुलिस थाने में जाकर एफआईआर कटवाने की क्षमता रखता है, उसकी कटती है। अगर एफआईआर की काउंटिंग को मानना जाए तो सच में भाजपा के टाइम पे इसका मतलब ये भी है कि आम आदमी की सुनवाई है। तो इस टाइप की बहुत सारी बातें हैं जो दिख भी रही हैं, लेकिन रही गुंडागर्दी की बात, वो अभी लग रहा है कि जैसे बढ़ रही है। हुड्डा साहब के टाइम में बड़े बड़े गुंडों को शूट आउट भी किया गया था, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी गया। हुड्डा साहब ने गुंडागर्दी को बहुत बड़े स्तर पर खत्म भी किया, यही बात मैं करने वाला, बहुत बड़े स्तर पर खत्म भी किया अनडाउटली। लेकिन ये भी है कि कहीं ना कहीं कोई दबाव भी होता था, लोग एफआईआर कटवा नहीं पाते थे। आज हर व्यक्ति की धमकाने पर भी एफआईआर कटती है। आपका सिम गुम हो गया तो उसकी भी एफआईआर कटती है, आपका मोबाइल गुम हो गया उसकी भी एफआईआर कटती है।
तो ये भी तो मेरे ख्याल से काउंट हो ही रही है शायद। लास्ट में चलते चलते बात पूछूंगा, आपको जी। क्या वजह लगती है, क्या बड़ी वजह हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई, लोगों ने बीजेपी पर भरोसा किया, इसकी वजह क्या लगती है? और एक जाट नॉन जाट का जो कहा जाता है, एजेंडे बहुत सारे चलते हैं, सोशल मीडिया पे बातें चलती हैं, तो क्या जाट नॉन जाट हावी रहा इस इलेक्शन में, और वजह क्या रही बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बना ली, वो भी पूर्ण बहुमत से? देखो, जाट नॉन जाट का मुझे अब नहीं लगता कि ज़्यादा सा कोई इलेक्शन रहा, मेरे को नहीं लगता। कोई मानता होगा तो उसकी सोच है। कांग्रेस के हार का कारण उसका और कॉन्फिडेंस था। कांग्रेस के हार का कारण बहुत सारे सिम्टम हैं, बहुत सारे, जहाँ पे जवान किसान पहलवान की बात करते वही दाव उनके ऊपर उल्टा भी पड़ा, मुझे ऐसा लगा। और जहाँ पर हैवी राजनीति की गई कांग्रेस की तरफ से, जो मुझे लग रहा है भाई ये हैवी प्रेशराइज राजनीति है, वो आम आदमी को ये लगा यार ये क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तो कहीं ना कहीं दबाव था, माहौल था ऐसा कि कुछ दबाव वाला माहौल लग रहा था। भाजपा की तरफ से ऐसा कुछ माहौल नहीं था, पोलाइट, साइलेंट, और आरएसएस का एक्टिव होना, पन्ना प्रमुख का एक्टिव होना, ये भाजपा के बड़े पक्षधर थे मामले। रामकुमार गौतम की बड़ी तारीफें और उनका अपने मंत्री पद से लेकर कई जगह चर्चाएं की जी, उनके प्रति बड़ा प्यार है आपका, क्या आपको सबके लगता है प्रति कि प्यार है उनको नहीं मिला मंत्री पद तो शायद गलत की क्या बीजेपी ने? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि उनको कहीं ना कहीं पद मिलना चाहिए था, वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। अगर कोई ये कहे कि रामकुमार गौतम भाजपा के कारण जीत गया, ऐसा नहीं था। एक ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली। जहाँ पे गौतम साहब के लिए सपोर्ट बीजेपी थी, वहीं बीजेपी के लिए सपोर्टेड गौतम साहब भी थे। गौतम साहब मात्र एक सीट के व्यक्ति नहीं हैं, 7-8 सीटों पे उनका प्रभाव है। वैसे तो पूरे हरियाणा पे उनका प्रभाव, लेकिन 7-8 सीटों पे उनका प्रभाव है। 7-8 सीटें अगर आज ना होती तो कांग्रेस सरकार बनाई होती। तो गौतम साहब अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सारी विधानसभा पे जाके कंपेनिंग करके आए, उनकी ड्यूटी स्पेशल लगाई गई। वो अपनी विधानसभा में इतना काम नहीं कर पाए जितना और लोगों के लिए उनकी विधानसभा में काम करने गए। पुराने व्यक्ति हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे ऐसा लगता है कि भाई उनको मंत्री पद इसलिए भी ना मिला हो, वो हद से ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति हैं। कहीं ना कहीं ये बात भी उनको माइनस में लेके डूबी है। ईमानदार होना भी राजनीति में कई बार ऐसा लगता है कि भी नुकसानदायक है। तो आपको लगता है जो मंत्री बने हैं वो ईमानदार नहीं? नहीं, वो बहुत ईमानदार है सर। अच्छा, मैं किसी और के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देना चाह रहा, मैं गौतम साहब के ऊपर कह रहा हूँ कि वो ईमानदार हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, एक वो बोलते सच है, कड़वा होता है पर सच बोलते हैं, वो भी उनको ईमानदारी का, वो भी तो एक ईमानदारी है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए माइनस पॉइंट हुआ। अच्छा जी, चलिए, फिलहाल हमारे साथ जगदीप शर्मा जी थे और इन्होंने जिस तरह की प्रेडिक्शन की थी और एग्जिट पोल इनके थे कि सरकार बीजेपी बनाएगी हरियाणा में, वो सरकार बीजेपी ने बना ली है। अब सीएम साहब ने इनकी तारीफ की, इनसे मीटिंग की, या फिर हरियाणा के बीजेपी नेताओं ने कितनी मीटिंग की वो तो इंटरनली बात होती है, लेकिन एक इकलौता ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी की जीत का दावा कर रहा था, हरियाणा में सरकार बीजेपी तीसरी बार बनाएगी ऐसा दावा कर रहा था, और बीजेपी के पक्ष में मैं कहूँगा लोगों को लगता है कि पत्रकारिता करते हैं, लेकिन आज वो सारे जवाब हमने इनसे जानने की कोशिश की है। आप लोगों तक ये वीडियो पहुंची है तो आप अपने दिमाग से, दिल से जो दिमाग में चल रहा है वो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।